गांव में कुल 36 लोग हैं। उनमें से 35 लोग शकरकंद और चीनी पत्ता गोभी बेचते हैं। केवल एक ही परिवार है जो बीफ बेचता है, लेकिन उनके पास कोई ग्राहक नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि उनके मांस से दुर्गंध आती है और कोई उसे खरीदना नहीं चाहता। लेकिन यिंगू बहुत भूखा था। वह पेट भरने के लिए थोड़ा मांस खरीदना चाहता था, लेकिन मांस की गुणवत्ता सच में खराब लग रही थी। उसने लड़के से पूछा कि क्या उसके परिवार के पास कोई ताजा मांस है। लड़के ने तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन जब वे उसके घर पहुंचे तो यहाँ तक कि इनेगू, जिसने बहुत कुछ देखा था, भी लगभग उल्टी कर बैठा। सड़े हुए मांस की दुर्गंध से पूरा घर भरा हुआ था। ऊपर कौवे मंडरा रहे थे और वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी पल लड़के का बड़ा भाई कमरे से बाहर आया। उसने इनेगू को अंदर आने और देखने का इशारा किया, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा बदबू थी। इनेगू झिझका और अंदर नहीं गया। उसका बड़ा भाई तुरंत नाराज हो गया। सब कहते थे कि उनके घर का मांस बहुत बदबूदार है, लेकिन वो तो कल ही ताजा शिकार किया गया था। फिर उसमें क्या समस्या हो सकती है? न तो उसे और न ही उसके छोटे भाई को कोई बदबू महसूस हो रही थी। इनेगू को मनाने के लिए उसने फैसला किया कि वह एक और शिकार करेगा और इनेगू के लिए तोहफे में घर लेकर आएगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका भाई शिकार करते समय कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था। उसमें जानवरों को अपनी ओर खींच लाने की कोई अलौकिक शक्ति जैसी लगती थी। वो धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाता और हिरण का बच्चा ऐसे व्यवहार करता जैसे वो अपने प्राकृतिक शिकारी के सामने पूरी तरह बेबस हो गया हो। ठीक उसी समय जब वो मरने ही वाला था, अचानक इनेगू वहां आ गया। उसने उस आदमी की हरकत रोक दी और कहा कि अगर वो इस तरीके का इस्तेमाल करेगा तो चाहे वो शिकार कितना भी ताजा क्यों न हो, उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। इनेगू को यह भी पता था कि उसके परिवार के सभी सदस्यों के पास ये जादुई शक्ति है, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना न हुई हो तो उनके सभी हथेलियों पर आंख के आकार का एक निशान होता है। ये सुनकर वो आदमी चौंक गया, लेकिन वो ये भी जानना चाहता था कि आखिर उसके दाएं हाथ के साथ क्या हुआ था। जब इनेगू अपने घर वापस लौटा तो उसने उस आदमी से कहा कि उनके हाथों पर जो निशान है वो असल में हिकारू के भ्रष्टाचार का परिणाम है। आसान शब्दों में कहें तो यह जहर के एक काले रूप जैसा है। जब तक ये परजीवी उनके शरीर के भीतर रहता है तब तक उनमें हर चीज को भ्रष्ट करने की शक्ति होती है, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस शक्ति के धारकों की उम्र बहुत छोटी होती है। वे अपने पिता की तरह कम उम्र में ही मर जाते हैं और यह स्थिति आनुवंशिक है। बड़े भाई को अपने और अपने छोटे भाई के लिए चिंता होने लगी। इसका मतलब था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा और वे दोनों भी किसी दिन अचानक ही मर सकते हैं। हालांकि उसी समय इनेगू ने उन्हें एक अच्छी खबर दी। उसने बताया कि यह स्थिति वास्तव में ठीक की जा सकती है, लेकिन जो जी जहर उसके पास फिलहाल है वो पर्याप्त नहीं है। उन्हें 1 महीने तक इंतजार करना होगा। बड़ा भाई, उसका चेहरा भावशून्य था और वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। इनेगू को विदा करने के बाद भी उस आदमी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और शिकार करना नहीं छोड़ा। वो शिकार के जोश में इतना डूब चुका था कि खुद को इस पहाड़ का मालिक समझने लगा था। पूरे पहाड़ पर जानवरों की लाशें बिखरी हुई थी। ये सब उसी आदमी का काम था। 1 महीने बाद इनेगू जल्दी जल्दी जी जहर लेकर पहुंचा, लेकिन लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका छोटा भाई बोला। इनेगू को उसने अपने पिता के दुखद अतीत के बारे में बताया। शुरुआत में उन्हें शिकार में आनंद आता था, फिर वे एक पागल हत्यारे में बदल गए और अंततः इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए। छोटा भाई नहीं चाहता था कि उसका बड़ा भाई भी अपने पिता की उसी बेवापसी वाली राह पर चल पड़े, इसलिए वो इनेगू को साथ लेकर अपने बड़े भाई को जल्दी से जल्दी बचाने निकल पड़ा। उधर उस आदमी की हालत, उस समय उसकी हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी। जिस हाथ पर निशान था वो अब पूरी तरह से बेकार हो गया था। खून की तीखी गंध ने पहाड़ के हिंसक जानवरों का ध्यान खींच लिया था। शिकार करने की ताकत खो देने के बाद वो आदमी पहली बार इतना डर गया था। वो एक पेड़ के खोखले तने में छिपकर चुपचाप सुबह होने की प्रार्थना कर रहा था। वह रात बहुत लंबी थी, लेकिन अंत में इनेगू और बाकी लोग उसे ढूंढ ही निकाले। अचानक उसके छोटे भाई के चेहरे का हाव भाव एकदम से बदल गया। उसके बड़े भाई को जैसे कौवों के एक बड़े झुंड ने निशाना बना लिया था। इनेगू ने जल्दी से उसे पेड़ के खोखले तने में वापस छिप जाने को कहा और बाहर न